नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यात्री सेंट्रल की एक और नई वीडियो पे। कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे त्रिकुट पर्वत पर स्थित श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने। वैष्णो देवी का पवित्र मंदिर एक सुंदर प्राचीन गुफा के अंदर है। यहाँ पर वैष्णो माता के रूप में देवी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के दर्शन होते हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर तक की यात्रा को देश के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आपको वैष्णो देवी जाने के लिए कैसे और कब पहुंचना चाहिए, यात्रा के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वहां पर क्या क्या सुविधाएं हैं, दर्शन करने का सही तरीका और प्रसाद कैसे लेना है, यात्रा का RFID कार्ड कैसे मिलेगा, और इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कहाँ पर होटल लेना चाहिए, खाने पीने की क्या क्या सुविधाएं हैं और कितने बजट में आपकी ये यात्रा सुखद रूप से कंप्लीट हो जाएगी। जयकारा शेरावाली दा, बोलो साचे दरबार की जय। तो जय माता दी बोलते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस यात्रा को आरंभ करते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, इस राग को सदियों से लोग दोहराते आ रहे हैं। दुनिया भर के हिंदू धर्म को मानने वाले श्रद्धालुओं के मन में माता वैष्णो देवी मंदिर को लेकर अलग ही आस्था रहती है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको 14 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। आइए वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपको वैष्णो देवी पहुंचना कैसे है। यहां पहुंचने का जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है ट्रेन से। आपको भारत के अलग अलग हिस्सों से कटरा तक की ट्रेन मिल जाएगी। अगर आपको कटरा तक की डायरेक्ट ट्रेन नहीं भी मिलती है तो आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर आ सकते हैं और वहां से कटरा स्टेशन तक की ट्रेन ले सकते हैं। आप चाहें तो जम्मू स्टेशन के बाहर आकर भी टैक्सी या बस से कटरा पहुंच सकते हैं। दोस्तों, जम्मू से कटरा के बीच का जो रेल रास्ता है उससे आपको बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं, तो आप उसका लुत्फ उठाते हुए कटरा पहुंच जाइए। कटरा रेलवे स्टेशन भी चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहाँ से आसपास के पहाड़ों के बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई पड़ते हैं। वैष्णो देवी आने का जो दूसरा ऑप्शन है वो है सड़क मार्ग से। बाई रोड आपको सबसे पहले जम्मू तक पहुंचना होता है और फिर वहां से आप कटरा की ओर प्रस्थान करते हैं। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको दिल्ली, अमृतसर और भारत के अन्य बड़े बड़े शहरों से जम्मू तक की डायरेक्ट बसें मिल जाएंगी। इसके बाद आप जम्मू से कटरा के बीच की 40 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर सकते हैं। और आखिरी ऑप्शन है फ्लाइट का। दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है जम्मू एयरपोर्ट। अगर आपको वहां तक की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती है तो आप अपने शहर से दिल्ली तक आ सकते हैं और फिर दिल्ली से जम्मू की फ्लाइट ले सकते हैं। चलिए, एक बार आप कटरा पहुंच गए तो सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे कि आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होगा। दोस्तों, दरअसल जम्मू कश्मीर के अंदर बाकी भारत के प्रीपेड सिम काम नहीं करते हैं और अगर आपका सिम पोस्ट पेड कनेक्शन का है तो उसमें यहाँ पर नेटवर्क आ रहे होंगे। तो फिर आप रेलवे स्टेशन के बाहर या फिर कटरा की मार्केट में आके यहाँ का लोकल टूरिस्ट या यात्री सिम ले सकते हैं। इसकी वैलिडिटी कुछ दिनों तक की होती है। आइए बात करते हैं कटरा में रुकने की क्या क्या व्यवस्था है। दोस्तों, अगर होटल की बात करें तो आपको कटरा में 600-700 रुपए से लेकर 4-5-6 हजार रुपए तक के होटल मिल जाएंगे। होटल आप कटरा के बस स्टैंड के आसपास मुख्य चौराहे और रेलवे स्टेशन रोड की ओर ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है धर्मशाला का। कटरा में आपको 150 से 200 रुपए प्रति व्यक्ति के खर्च पे धर्मशाला आराम से मिल जाएगी। कटरा में आपको श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से भी रहने की व्यवस्था मिलती है। इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो है निहारिका कॉम्प्लेक्स का। दोस्तों, निहारिका कॉम्प्लेक्स में आपको डबल बेड या फिर 4 बेडेड रूम मिल जाते हैं जिन्हें आप 2 से 2,500 रुपए में बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आप शक्ति भवन, त्रिकुट भवन और आशीर्वाद भवन में डॉर्मेट्री बेड भी बुक कर सकते हैं। इनकी कीमत 150 रुपए प्रति बेड होती है। इन्हें आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन इनके रिसेप्शन काउंटर पर जाके बुक कर सकते हैं। आइए बात करते हैं खाने पीने की। आपको यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी खाना, जैन खाना आराम से मिल जाएगा। थाली सिस्टम के हिसाब से आप 80 से 100-125 रुपए में आराम से खाना खा लेंगे। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे भोजनालय, रेस्टोरेंट आदि देखने को मिलते हैं। खाने के लिए आप कटरा के मुख्य चौराहे या फिर कटरा की मार्केट में जा सकते हैं। चलिए, वीडियो में हम आगे बात करते हैं श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के बारे में। यात्रा करने के लिए
आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करा के RFID कार्ड लेना होता है। इसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद भी आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाकर RFID कार्ड कलेक्ट करना होता है। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं भी किया है तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और उसके बाद आपको RFID कार्ड मिल जाता है। यहाँ पर आपकी फ़ोटो ली जाती है और आधार कार्ड देखा जाता है। दोस्तों, ये प्रक्रिया बिल्कुल ही निःशुल्क है और इसे आप यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर बस स्टैंड कटरा पर करा सकते हैं। वैसे तो वैष्णो देवी की यात्रा पूरे साल खुली रहती है और यहाँ आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में मई जून या फिर नवरात्रि के बीच और दिसंबर आखिर और नए साल के आसपास यहाँ पर पीक सीजन होने की वजह से श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ देखने को मिलती है। दिसंबर से जनवरी के बीच यहाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा रहती है। आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं श्री माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर की यात्रा। दोस्तों, अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग हैं या फिर आप चढ़ने में असमर्थ हैं तो आपके पास हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, पिट्ठू, पालकी और घोड़ों का भी ऑप्शन है। पालकी, पिट्ठू और घोड़े की प्रीपेड लिस्ट आप इस समय अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन्हें आप इस वाले काउंटर पे यहाँ पे जाके बुक कर सकते हैं। बात करें बैटरी कार की तो इसे आप अर्धकुंवारी से भवन या फिर भवन से अर्धकुंवारी तक के लिए बुक कर सकते हैं। इनका रेट 350 रुपये पर पर्सन होता है। अगर आप हेलीकॉप्टर सेवा लेना चाहते हैं तो आप पहले से ही माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुक करा लीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी रश रहता है। हेलीकॉप्टर सेवा कटरा से सांझी छत और सांझी छत से कटरा तक के लिए उपलब्ध है। इसका किराया 2100 रुपये पर पर्सन है। आइए जय माता दी का नारा लगाते हुए हम अपनी पैदल चढ़ाई शुरू करते हैं श्री माता वैष्णो देवी के भवन की ओर। दोस्तों, यात्रा शुरू करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो पुराना बाणगंगा वाला रास्ता और दूसरा नया ताराकोट मार्ग। अगर बात करें यात्रा के पुराने रास्ते की तो उसमें नए ताराकोट मार्ग के मुकाबले भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है और इसी रास्ते पर आपको पालकी, पिट्ठू, खच्चर और घोड़ों की भीड़ भी मिलेगी। दोनों ही रास्तों पर आपको बहुत से भोजनालय, पैरों के मसाज सेंटर, रास्ते में चाय कॉफ़ी की व्यवस्था और बहुत से आराम करने की जगह बनी हुई मिलेगी। इस यात्रा के दौरान आपको खाने पीने की चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यात्रा के रास्ते में बहुत सारे भोजनालय और जलपान केंद्र हैं जहां आप स्वादिष्ट राजमा चावल, कढ़ी चावल, दाल चावल, पूड़ी छोले, डोसा, पकौड़े, दही बड़ा आदि बहुत सारे व्यंजन खा सकते हैं। रास्ते में आपको बहुत से साफ सुथरे टॉयलेट और पीने के पानी की उत्तम व्यवस्था देखने को मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भवन तक पहुंचने के बीच के रास्ते में पड़ने वाली इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में। अगर आप बाणगंगा वाले रास्ते से जाते हैं तो सबसे पहले आपको बाणगंगा चेक पोस्ट क्रॉस करना होता है। यहाँ पर आपकी अच्छी तरह चेकिंग होती है और RFID कार्ड स्कैन होता है। दोस्तों, श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में आप मोबाइल ले जा सकते हैं, पर आपको कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। यहीं पर बाणगंगा नदी भी बहती है, जिसे पवित्र माना जाता है। बाणगंगा से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे समुद्र तल से 3380 फुट की ऊंचाई पर चरण पादुका स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे माता के पवित्र चरणों के निशान एक चपटी चट्टान के ऊपर बने हुए हैं। तो आप यहाँ पर दर्शन करते हुए बढ़ चलिए आगे की यात्रा की ओर। बाणगंगा वाले पैदल रास्ते में अर्धकुंवारी आधे रास्ते पर स्थित है। कटरा से अर्धकुंवारी तक की दूरी 6 किलोमीटर की है और अर्धकुंवारी से पवित्र गुफा तक की दूरी भी 6 किलोमीटर की है। वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान अर्धकुंवारी काफी इंपॉर्टेंट दर्शन में से एक है। यहाँ पर दर्शन के लिए अमूमन काफी भीड़ होती है और कभी कभी तो 10 से 12-15 घंटे तक की वेटिंग होती है। यहाँ पर आपको खाने पीने के बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं। प्राइवेट रेस्टोरेंट के साथ साथ श्राइन बोर्ड की ओर से चलने वाले भोजनालय भी यहाँ पे मौजूद हैं। अर्धकुंवारी में आपको रुकने और ठहरने की अच्छी व्यवस्था मिलती है। यहाँ कई सारे हॉल बने हुए हैं जहाँ आप कंबल लेकर आराम कर सकते हैं। दोस्तों, अर्धकुंवारी के पास से ही हिमकोटी मार्ग जाता है, तो आप अर्धकुंवारी से भवन तक की दूरी हिमकोटी मार्ग के द्वारा भी पूरी कर सकते हैं। इस रास्ते पर आपको पूरी घाटी का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यहाँ बहुत से व्यू पॉइंट्स, खाने पीने के होटल और डोसा पॉइंट बनाए हुए हैं। अगर आप अर्धकुंवारी से अपनी आगे की यात्रा पुराने मार्ग से करने की सोच रहे हैं तो आप सांझी छत होते हुए भवन पहुंच सकते हैं।
दोस्तों अगर आप हेलीकॉप्टर से आते हैं तो सांची छत वही स्थान है जहाँ पर हेलीकॉप्टर आपको छोड़ेगा। यहीं पर हेलीपैड बना हुआ है और यहाँ से आपको भवन तक की दूरी 2 किलोमीटर की देखने को मिलती है। चलिए, एक बार आप भवन के पास पहुंच गए तो सबसे पहले आपको लॉकर रूम में जाकर मोबाइल, पर्स, बैग, घड़ी, जूते चप्पल आदि को रखना होता है। यहाँ पर आपको 100 रुपये देकर पर्ची लेनी होती है और वो पैसे सामान लेने पर रिफंड हो जाते हैं, यानी कि ये सभी लॉकर रूम, क्लॉक रूम निःशुल्क हैं। यहीं पास में ही आपको प्रसाद खरीदने के लिए श्राइन बोर्ड की तरफ से दुकानें मिलेंगी, जहाँ से आप 50 या 100 रुपये के प्रसाद खरीद सकते हैं। यहाँ पर बहुत से सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, जिसमें आप जाकर आराम से फ्रेश हो सकते हैं और आगे माता के दर्शन कर सकते हैं। तो माता जी का नाम लेते हुए आगे दर्शन के लिए लाइन में आपको लग जाना है और अपनी बारी आने का इंतजार करना है। अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो आपका 1 से 2 घंटे के अंदर दर्शन आराम से हो जाएगा। पर वहीं अगर आप नवरात्रि, नए साल या गर्मी की छुट्टियों के समय आते हैं तो कई बार आपको 4-6 घंटे या ज़्यादा भी दर्शन करने में लग जाते हैं। यहाँ पर दर्शन के लिए एक नया स्काई वे बनाया गया है। हमने ये यात्रा दिसंबर के 2nd वीक में मॉर्निंग के समय की थी, तो 1 घंटे के अंदर हमारा अच्छे से दर्शन हो गया था। चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं भवन के आसपास खाने पीने की व्यवस्था की। आपको यहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं होने वाली है। यहाँ पर श्राइन बोर्ड के बहुत से भोजनालय हैं और इसी के साथ ही बहुत से प्राइवेट रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं, जहाँ आपको शुद्ध शाकाहारी बिना प्याज लहसुन का खाना मिलता है। इसमें आप हर प्रकार का खाना वाजिब दाम पे खा सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं भैरव बाबा मंदिर की ओर। भैरव बाबा का मंदिर भवन से 2 किलोमीटर और ऊंचाई पर है। यहाँ तक जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला है रोपवे का सहारा। इसका टिकट जाने और आने का मिला के 100 रुपये का मिलता है। और दूसरा ऑप्शन है पैदल यात्रा। बात करें रोपवे के टिकट की तो आप इसे पहले से ऑनलाइन ले सकते हैं या फिर वहाँ रोपवे की लाइन में लगकर ऑफलाइन टिकट भी ले सकते हैं। दोस्तों, जब आप रोपवे से ऊपर भैरव बाबा की ओर जाते हैं तो भवन का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है। एक बार आप ऊपर पहुंच गए तो वहाँ पे भैरव बाबा के दर्शन करिए और वहाँ की आसपास की वादियों के दृश्यों को एंजॉय करिए। आइए वीडियो में आगे बात करते हैं वैष्णो देवी जाने के लिए आपको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए और इसमें कुल खर्चा कितना आएगा। अगर आप पीक सीजन में जा रहे हैं तो आपको कम से कम 3 दिन का ट्रिप तो ज़रूर बनाना चाहिए। और अगर आप ऐसे समय में जा रहे हैं जब कम भीड़ भाड़ होती है तो भी आप कम से कम पूरे 2 दिनों के लिए ट्रिप ज़रूर बनाएं। बात करें अगर खर्चे की तो अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो आपका लगभग 3000 के आसपास का खर्चा आ जाता है। और वहीं अगर आप घोड़े, खच्चर, पालकी या हेलीकॉप्टर लेते हैं तो उनकी रेट लिस्ट इस समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, इस खर्चे में हमने होटल, खाना पीना, प्रसाद और कटरा से लेकर दर्शन करने और वापस कटरा आने तक का बताया है। कटरा तक पहुंचने के लिए आप अपने जिस भी शहर से आते हैं उसका खर्चा अलग अलग होगा। हम आशा करते हैं कि आपका माता वैष्णो देवी जी के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए होंगे और यात्री सेंट्रल की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपका भी कोई मित्र या परिवारजन वैष्णो देवी की यात्रा का प्लान कर रहा है तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें और अपनी क्वेरीज को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक घूमते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय माता दी।